कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा न करो। मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। और आज जो मैं आपके सामने बात करूंगा उसमें हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की आखिरी लिखी हुई कहानी है कफन। तो कफन के सारांश पे बात करेंगे, उसका सारांश पेश करेंगे। और मुंशी प्रेमचंद का जो जीवन परिचय है इससे संबंधित, इससे मुताल्लिक हम पहले ही वीडियो पेश कर चुके हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मुंशी प्रेमचंद का जो ये कफन है ये उर्दू में भी बीए सेकेंड ईयर में शामिल किया गया है और हिंदी में भी बीए सेकेंड ईयर में इसको शामिल किया गया है सिलेबस में। इसके अलावा, इसके सिवा और बहुत सी कंपटीशनों में इससे मुताल्लिक सवाल आते हैं, इसमें जो कैरेक्टर हैं उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आइए जानते हैं सारांश। नॉन स्टॉप पढ़ेंगे, बीच में कोई इंटरफेयर नहीं। जानते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी जो है कफन, उसका सारांश के बारे में उससे पहले समझते हैं कि कफन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित अंतिम कहानी संग्रह है और इसमें प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन के साथ अन्य 13 कहानियाँ संकलित हैं। याद रखना ये आखिरी मजमुआ है और इसमें 13 उपन्यास और 13 अफसाने और शामिल हैं। पुस्तक में शामिल प्रत्येक कहानी मानव मन के अनेक दृश्यों, चेतना के अनेक छोरों, सामाजिक कुरीतियों तथा आर्थिक उत्पीड़न के विविध आयामों को संपूर्ण कलात्मकता के साथ अनावृत करती हैं। कफन कहानी प्रेमचंद की अन्य कहानियों में एकदम भिन्न है। उनके कहानी संसार से इस संसार सर्वथा में निसंगत है, इसीलिए उनकी कहानियों में परिचित लोगों के लिए अनबूझ पहेली हो जाती है। प्रेमचंद के संबंध में बनी हुई पूर्ववर्ती धारणा के आहे प्रश्न चिन्ह लगा देती है। यह मूल्यों के खंडर की कहानी है। आधुनिकता के सारे मुद्दे इसमें मिल जाते हैं। या तो आधुनिकता बोध की पहली कहानी है। यही कारण है कुछ विद्वान इसे प्रगतिवादी कहते हैं। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का कहना है, कहानी जिस सत्य को उजागर करती है वह जीवन के तथ्य से मेल नहीं खाता। कफन प्रेमचंद की जिंदगी के उस बिंदु से जुड़ी हुई कहानी है जिसके आगे कोई बिंदु नहीं होता। डॉक्टर बच्चन के मतानुसार क्या कहना चाहते हैं यह उनके जीवन का ही कफन नहीं सिद्ध हुई, बल्कि उनके संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं और विश्वासों का भी कफन सिद्ध हुई। याद रखना कि कफन ऐसी कहानी इन्होंने लिखी कि मुंशी प्रेमचंद की मौत भी हो गई इस कहानी के बाद में, उनके लिए भी ये कफन साबित हो गई। जबकि डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव का कहना है कि कफन हिंदी की सर्वप्रथम कथानक संबंधी मुंशी प्रेमचंद की जो ये कहानी है कफन सर्वप्रथम नई कहानी है, यानी यहीं से नई कहानी की शुरुआत होती है। वह पूर्णतः आधुनिक है क्योंकि उसमें ना तो प्रेमचंद का जाना पहचाना आदर्श उन्मुख यथार्थवाद है और ना ही कथानक संबंधी पूर्ववर्ती धारणा, न गढ़े गढ़ाए इंस्ट्रूमेंटल जैसे पात्र हैं, ना कोई परिणति, ना चरम सीमा, ना छिछली भावुकता और ना ही अतिरंजना और ना कोई सीधा संप्रेष्य वस्तु। वह लेखक के बदले हुए दृष्टिकोण और कहानी की बदली हुई संरचना का ठोस उदाहरण है। तो इस तरह से मैंने अभी इसके बारे में समझा है कि इस कहानी से संबंधित किसके क्या राय है, उस पर बात की है। अब इसका संक्षिप्त में सारांश हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल बीच में नो बकवास, आपको आराम से कहानी पहले समझ लेनी है, फिर बाद में बात करते हैं। देखते हैं इसका क्या है कहानी के बारे में। इसका प्रारंभ इस प्रकार होता है। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटे दोनों छुपे बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं। अलाव वही आग जलती हुई, और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से
पछाड़ खा रही है। प्रसव मतलब उसके घर में खुशी होने वाली है, वो प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहलाने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। जब निसंग भाव से कहता है कि वह बचेगी नहीं, तो माधव चिढ़कर उत्तर देता है कि मरना है तो जल्दी ही क्यों नहीं मर जाती, देखकर भी वह जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देखकर भी वह क्या कर लेगा। लगता है जैसे कहानी के प्रारंभ में ही बड़े सांकेतिक ढंग से प्रेमचंद इशारा कर रहे हैं और भाव का अंधकार में लय हो जाना मानो पूंजीवादी व्यवस्था का ही प्राण प्रगाढ़ होता हुआ अंधेरा है, जो सारे मानवीय मूल्यों, सद्भाव और आत्मीयता को रौंदता हुआ निर्मम भाव से बढ़ता जा रहा है। इस औरत ने घर को व्यवस्था दी है, पिसाई करके या घास छील कर वह इन दोनों बेगैरतों को दोज़ख भरती है, दोज़ख बोले इनका पेट भरती है। और आज ये दोनों इंतज़ार में हैं कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। आकाश वृत्ति पर जिंदा रहने वाले बाप बेटे के लिए भुने हुए आलूओं की कीमत उस मरती हुई औरत से ज़्यादा है। उनमें कोई भी इस डर से उसे देखने नहीं जाता कि उसके जाने पर दूसरा आदमी सारे आलू खा जाएगा। हलक और तालू जल जाने की चिंता किए बिना जिस तेज़ी से वे गर्म आलू खा रहे हैं, उससे उनकी मारक गरीबी का अनुमान सहज ही हो जाता है। घीसू को 20 साल पहले हुई ठाकुर की बारात याद आती है। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोजन में क्या स्वाद मिला। लोगों ने ऐसा खाया किसी से पानी ना पिया गया। यह वर्णन अपने ब्यूरो में काफ़ी आकर्षक ही नहीं बल्कि भोजन के प्रति पाठकीय संवेदना को धारदार बना देता है। इसके बाद प्रेमचंद लिखते हैं, और बुधिया अभी भी करा रही थी। इस प्रकार ठाकुर की बारात का वर्णन अमानवीयता को ठोस बनाने में पूरी सहायता करता है। कफन एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो श्रम के प्रति आदमी से हतोत्साह पैदा करती है, क्योंकि उस श्रम की कोई सार्थकता उसे नहीं दिखाई देती। क्योंकि जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना चाहते थे कई ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोप्रवृत्ति को पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। फिर भी उसे तकसीन तो थी ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसी सरलता और निहरता से दूर लोग बेवजह फ़ायदा तो नहीं उठाते। 20 साल तक यह व्यवस्था आदमी को भरपेट भोजन के बिना रखती है। इसीलिए आवश्यक नहीं कि अपने परिवार के ही एक सदस्य के मरने जीने से ज़्यादा चिंता उन्हें अपने पेट भरने की होती है। औरत के मर जाने पर कफन का चंदा हाथ में आने पर उनकी नीयत ख़राब हो जाती है। हल्के से कफन की बात पर दोनों एकमत हो जाते हैं कि तलाश उठते रात हो जाएगी।
तलाश करते हैं, रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कफन लाश के साथ जल ही जाता है और फिर उसे हल्के कफन को लिए बिना ही वे लोग उस कफन के चंदे के पैसे से शराब, पूड़ियाँ, चटनी, अचार और कलेजियों पर खर्च कर देते हैं। अपने भोजन की तृप्ति से ही दोनों बुधिया की समृद्धि की कल्पना करते हैं। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे सुख नहीं मिलेगा? ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। अपनी आत्मा की प्रसन्नता पहले ज़रूरी है। संसार और भगवान की प्रसन्नता की कोई ज़रूरत है भी तो बाद में। अपनी उम्र के अनुरूप घीसू ज़्यादा समझदार है। उसे मालूम है कि लोग कफन की व्यवस्था करेंगे, भले ही इस बार रुपया उनके हाथ में ना आवे। नशे की हालत में माधव जब पत्नी के अथाह दुख भोगने की सोचकर रोने लगता है तो घीसू उसे चुप कराता है। हमारे परंपरागत ज्ञान के सहारे की मर कर वह मुक्त हो गई और इस जंजाल से छूट गई है। नशे में नाचते गाते उछलते कूदते सभी ओर से बेखबर और मदमस्त वहीं गिरकर ढेर हो जाते हैं। तो मित्रों, आज मैंने इस तरह से ये इस कहानी का सारांश आपके सामने प्रस्तुत किया। समझ में आया होगा। इसमें बुधिया, माधव, घीसू 3 कैरेक्टर हैं। बुधिया जो है वो माधव की पत्नी है और घीसू जो है वो उसका ससुर है, यानी माधव का बाप है। और ये बाप बेटे दोनों बाहर वालाओं के बैठे हैं, जैसा कि आपने देखा। और दोनों एक दूसरे पर शक करते हैं कि अगर मैं अंदर उस मरती हुई औरत को देखने गया, प्रसव से जो मर रही है, तो ये एक दूसरे पर शक है कि ये आलू निकाल कर खा जाएगा। इससे एक चीज़ पक्की पता चलती है कि समाज में जो व्याप्त पूंजीवाद है, उन पूंजीपतियों ने इनको निकम्मा और निठल्ला बना दिया है। उसकी वजह ये है कि गांव के पूंजीपति काम करवा लेते हैं, जी तोड़ मेहनत करवाते हैं और उसका जितना मूल्य मिलना चाहिए मजदूर को उतना मूल्य ना देते हैं। तो इस वजह से ये दोनों इसलिए प्रसन्न हैं। ये कहते हैं कि मेहनत कम से कम, इससे तो हमारी आत्मा संतुष्ट है कि हमको मेहनत नहीं करनी पड़ रही। हमको भले ही पैसा नहीं मिल पा रहा, हम भले ही गरीब हैं, भले ही खाने को हमको नहीं मिल पा रहा, ये अलग बात है, लेकिन कम से कम ये दिल में मलाल तो नहीं है कि हम मजदूरी भी करते हैं, मेहनत भी जी तोड़ कर करते हैं, उसके बदले पैसा ना मिले, फिर भूखा रहना पड़े। इसलिए इस व्यवस्था ने, पूंजीवादी व्यवस्था ने इन दोनों को निकम्मा और निठल्ला बना दिया है। इनकी व्यवस्था इनकी बहू ने सुधारी आके। इस तरह से पूरी कहानी पर हमने लोगों ने बात की है। आप, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। और अगर आपके पास वक्त है तो पूरी इस कहानी को आपको पढ़ना होगा। इस कहानी को उर्दू और हिंदी दोनों में शामिल किया गया है। कफन कहानी ऐसी है जिस कहानी ऐसी मुंशी प्रेमचंद की है जो आखिरी, सबसे आखिरी कहानी है। और कफन कहानी ने मुंशी प्रेमचंद के भी कफन का इंतज़ाम कर दिया। कहने का मतलब मुंशी प्रेमचंद का स्वर्गवास इसी कहानी के बाद हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।